भार्यां पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा। भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में कई ऐसे जनजातीय समुदाय हुए हैं जिन्होंने सभ्यता के विकास में मौन रहते हुए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज हम जिस समुदाय की बात कर रहे हैं उसका नाम है परियात्र। ये वही नाम है जो हमें महाभारत, पुराणों और प्राचीन भूगोलाचार्यों के ग्रंथों में मिलता है। परियात्र केवल एक पर्वत श्रृंखला का नाम नहीं था, बल्कि उससे जुड़ा एक योद्धा समुदाय था जिसने भारत के सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्य में अपनी अमिट छाप छोड़ी। पारयात्र नाम की उत्पत्ति स्वयं पारयात्र पर्वत से जुड़ी है। यह पर्वत मालवा, विदर्भ और पश्चिमी विंध्य क्षेत्र में फैला हुआ माना जाता है। महाभारत और स्कंद पुराण जैसे ग्रंथों में इसे 7 प्रमुख पर्वतों में गिना गया है। स्कंद पुराण में वर्णन है कि यह पर्वत देवताओं, ऋषियों का निवास स्थल था। कुछ परंपराएं बताती हैं कि भगवान शिव ने भी यहां तपस्या की थी। जनश्रुति है कि इस पर्वत के आसपास यक्षों और किन्नरों का भी वास था, जो इसे अलौकिक रहस्यों से युक्त बनाते थे। आज यह पर्वत प्रतीकात्मक रूप से भारतीय सांस्कृतिक भूगोल में पर्वतों की दिव्यता और ऋषि परंपरा से जुड़ा हुआ स्मृत होता है। प्राचीन भारतीय इतिहास और पुराणों में अनेक ऐसी वनवासी जनजातियां वर्णित हैं जो घने वनों में निवास करती थीं और अपनी स्वाभाविक जीवन शैली के साथ साथ युद्ध कौशल में भी अद्वितीय थीं। ये समुदाय, जिन्हें हम वानप्रस्थ या वनवासी कहते हैं, भारत के राजनीतिक, सांस्कृतिक और सैन्य इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। वनों में बसे पारयात्र योद्धा कठिन जीवन के बावजूद युद्ध कला में निपुण थे। इन वनों में रहने वाले समुदायों में गोंड, भील, निषाद, पुलिंद, सावर, किरात, नाग और पारयात्र जैसी जनजातियां शामिल थीं। कुछ अभिलेखों जैसे नासिक प्रशस्ति और मंदसौर शिलालेख में करुष, मालव और कुकुर जनजातियों को पारयात्र पर्वत से जोड़ा गया है, जो इस क्षेत्र के प्राचीन जनसमूहों की पुष्टि करते हैं। भौगोलिक दृष्टि से देखें तो ये क्षेत्र मध्य भारत और राजस्थान, गुजरात की सीमा पर आता है। नर्मदा, ताप्ती, क्षिप्रा और चर्मणवती जैसी नदियां इसकी जीवन रेखा थीं। ये क्षेत्र घने जंगलों, खनिज संपदा और दुर्गम पहाड़ियों से भरा था, जिसने यहां रहने वाले लोगों को कठोर और परिश्रमी बनाया। पारयात्र समुदाय एक विशुद्ध वनवासी जनजाति थी। उनका जीवन शिकार, वन उत्पादों के संग्रहण, सीमित कृषि और खनन पर आधारित था। पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चलता है कि यहाँ लौह अयस्क और तांबे की प्राचीन खदानें मौजूद थीं। यही कारण है कि यह क्षेत्र व्यापारिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था। वे जड़ी बूटियां, लकड़ियां, हाथीदांत और पशु उत्पाद नगरों तक पहुंचाते थे और बदले में नमक, कपड़ा और धातु उपकरण प्राप्त करते थे। इतिहासकार मानते हैं कि पारयात्र लोग वनवासी और नागर जीवन के बीच एक सेतु के रूप में थे। पर्वतीय वातावरण के कारण उनकी भाषा, बोली और रीति रिवाजों में आसपास के आदि समुदायों का प्रभाव भी देखा जाता है।
कहीं कहीं इन्हें पुलिंदों या विदेहों की उपजनजाति के रूप में भी देखा गया है। प्राचीन ग्रंथों में पारियात्र और पारिपात्र दोनों ही शब्द मिलते हैं। पारिपात्र अपेक्षाकृत व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होता है। पुराणों में पारिपात्र पर्वत को जिन 7 महान कुलाचलों में गिना गया है वे महेंद्र, मलय, सह्य, शुक्तिमत, ऋक्ष, विंध्य और पारिपात्र हैं। भागवत, वायु, मार्कंडेय और पद्म पुराणों में भी इनका उल्लेख मिलता है। विष्णु पुराण में पारियात्र पर्वत को मेरु के पश्चिम में स्थित पर्वत कहा गया है, जबकि वायु पुराण में इसे सतपुड़ा पर्वत से भी जोड़ा गया है। कुछ विद्वान इसे आधुनिक अरावली पर्वत श्रृंखला से भी संबद्ध मानते हैं। पारियात्र पर्वत क्षेत्र से जुड़े संदर्भों में विशेषकर मध्य भारत और विंध्यांचल की कई नदियां उल्लेखित होती हैं। इसमें नर्मदा और ताप्ती प्रमुख मानी जाती हैं, जो पश्चिम दिशा में बहती हैं। इसके अलावा छोटी नदियां जैसे चंबल, शिप्रा, काली सिंध और पार्वती भी इस पर्वतीय क्षेत्र से संबंधित मानी जाती हैं। ये नदियां पारियात्र या आसपास के विंध्य क्षेत्र से निकलकर मालवा, बुंदेलखंड और गुजरात तक पानी पहुंचाती हैं, जिससे इस क्षेत्र की खेती, वनस्पति और जनजातीय जीवन समृद्ध होता है। पुराणों में इन नदियों को पवित्र और तपोभूमि का अंग माना गया है। राजनीतिक संरचना की बात करें तो पारियात्र समुदाय स्वशासित था। ये ग्राम सभा और मुखिया आधारित पंचायत प्रणाली पर चलता था। मुखिया का चुनाव उसके युद्ध कौशल और नेतृत्व क्षमता के आधार पर होता था। ये नेतृत्व वंशानुगत भी हो सकता था, लेकिन उसे अपने पराक्रम से मान्यता प्राप्त करना पड़ती थी। महाभारत में ऐसे अनेक वनवासी समुदायों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने कुरुक्षेत्र के महासंग्राम में किसी न किसी पक्ष का समर्थन किया और अपनी वीरता से युद्ध की दिशा बदल दी। महाभारत के युद्ध में पारियात्र समुदाय की कोई स्वतंत्र बड़ी सेना या प्रमुख शासक नाम से तो वर्णित नहीं है, किंतु शक, पुलिंद और यवनों जैसी सीमांत सेनाओं के सहयोगी के रूप में ये कौरवों के पक्ष से लड़े होंगे, ऐसा कई विद्वान मानते हैं। सभा पर्व और अनुशासन पर्व में इस बात के संकेत मिलते हैं कि ये जनजातियां हस्तिनापुर की करदाता या सहयोगी रही होंगी। महाभारत में पारियात्र जनों का उल्लेख अर्जुन की पश्चिम दिशा की विजय यात्रा में आता है। सभा पर्व में वर्णन है कि अर्जुन ने पारियात्र, पुलिंद, शक और यवन जनों को परास्त कर उन्हें कर देने को बाध्य किया। इसका अर्थ है कि पारियात्र एक स्वतंत्र, संगठित और योद्धा समुदाय था। इतिहासकार मानते हैं कि वे हस्तिनापुर जैसी महाजनपदों के सहयोगी बनकर पश्चिमी सीमाओं की रक्षा करते थे। इस तरह से देखा जाए तो निषाद राज गुह का रामायण में जो महत्व रहा, वही महाभारत में पारियात्र और अन्य वनवासी समुदायों का था। सैन्य दृष्टि से ये लोग असाधारण थे। घुड़सवारी, हाथियों का उपयोग और धनुर्विद्या में पारंगत थे। इनकी सबसे बड़ी शक्ति थी छापामार युद्ध कला। घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ियों में छिपकर शत्रु पर अचानक आक्रमण करना इनकी विशेषता थी। यही कारण है कि ये राजाओं के लिए सीमांत सुरक्षा बल के रूप में उपयोगी माने जाते थे।
पारियात्र समुदाय की स्त्रियां भी आर्थिक और सामाजिक जीवन में सक्रिय थीं। वे कृषि, पशुपालन और औषधि संग्रहण में योगदान देती थीं। धार्मिक रूप से ये लोग प्रकृति पूजक थे। पर्वत, वन, नाग और ग्राम देवता उनकी उपासना के प्रमुख केंद्र थे। नागाराधना के संकेत इस क्षेत्र में विशेष रूप से मिलते हैं। इतिहासकारों के अलावा कवि राजशेखर और भूगोलाचार्य वराह मिहिर ने भी पारियात्र पर्वत का उल्लेख किया है। वराह मिहिर ने अपनी बृहद संहिता में इसे पश्चिम दिशा के प्रमुख पर्वतों में गिना। मंदसौर के यशोधर्मन शिलालेख में इसकी सुंदर घाटियों और वनों का वर्णन मिलता है। बौद्ध और जैन साहित्य में भी पारियात्र पर्वत के पास विहारों और तपोस्थलों के निर्माण का उल्लेख है। इससे स्पष्ट होता है कि यह क्षेत्र धार्मिक सहिष्णुता का केंद्र था। आर्यों के आगमन के बाद यहां वैदिक संस्कृति का प्रभाव बढ़ा, लेकिन स्थानीय परंपराएं पूरी तरह लुप्त नहीं हुईं। बौद्ध काल में पारियात्र पर्वत के निकट विकसित हुए गुफाएं और विहार के अवशेष आज भी मध्य प्रदेश और विदर्भ के पुरातात्विक स्थलों में मिलते हैं। लेकिन इतिहास में ऐसा क्या हुआ कि ये शक्तिशाली और स्वायत्त समुदाय धीरे धीरे विलुप्त हो गया? इसका उत्तर हमें राजनीतिक केंद्रीकरण और राज्य निर्माण की प्रक्रिया में मिलता है। महाजनपद काल के बाद जब मौर्य और गुप्त साम्राज्यों का विस्तार हुआ, तब ऐसे छोटे जनजातीय गणों को साम्राज्य में विलीन होना पड़ा। कर व्यवस्था और स्थायी सेनाओं के आने से इनके छापामार योद्धा अप्रासंगिक होते गए। धीरे धीरे ये समुदाय या तो मुख्य धारा के समाज में समाहित हो गए या सीमांत जंगलों में पीछे हट गए। राजपूत वंशावली में अरावली और विंध्य क्षेत्र से निकले कई छोटे योद्धा कुलों का उल्लेख मिलता है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इन्हीं से आगे चलकर गुर्जर और राजपूत कुल विकसित हुए। इस प्रकार पारियात्र केवल एक जनजाति नहीं, बल्कि भारत की सीमांत योद्धा संस्कृति की जड़ों का प्रतीक है। आज भी भारत के अनेक अंचलों में इन जनजातियों की परंपराएं, गीत, लोक कथाएं और उत्सव उनके पूर्वजों के शौर्य को जीवित रखते हैं। पारियात्र पर्वत आज भी स्मृति में अंकित है, जहां कभी वनवासियों की रणभेरी गूंजती थी। आज भी मालवा, राजस्थान और गुजरात के कई लोकगीतों और मेलों में पारियात्र पर्वत का स्मरण मिलता है। यह हमें याद दिलाता है कि भारत की सभ्यता केवल नगरों और राजमहलों में नहीं, बल्कि वनों की गोद में भी आकार ले रही थी। पारियात्र हमें सिखाते हैं कि स्वायत्तता, प्रकृति पूजन और साहस ही किसी भी समुदाय की पहचान है। तो ये थी पारियात्र की कहानी। एक ऐसा समुदाय जिसने सीमाओं की रक्षा की, युद्ध में वीरता दिखाई और भारतीय सभ्यता को पर्वतीय संस्कृति की ताकत दी। शायद अब समय है कि हम इन विस्मृत नायकों को इतिहास में उनका सही स्थान दें। समग्रता में देखें तो पारियात्र समुदाय एक सुदृढ़ पर्वतीय जनजाति थी, जो प्रकृति पूजन, स्वायत्त ग्राम पंचायत व्यवस्था, छापामार युद्ध कौशल और सीमांत व्यापार से अपनी पहचान बनाए रखती थी। महाभारत काल में इनका हस्तिनापुर जैसे महानगरों से संबंध करदाता और सहयोगी सेनाओं के रूप में रहा, और इनके पर्वतीय दुर्गों ने
तत्कालीन साम्राज्यों की पश्चिमी सीमाओं की सुरक्षा में भी भूमिका निभाई। इस प्रकार पारियात्र न केवल एक पर्वत श्रृंखला का नाम रहा, बल्कि उससे जुड़ा एक साहसी, स्वाभिमानी और सीमांत योद्धा समुदाय भी भारतीय जनजातीय इतिहास में अमिट छाप छोड़ गया। पारियात्र को महाभारत, विष्णु पुराण, भागवत पुराण और बृहत संहिता जैसे ग्रंथों में 7 प्रमुख पर्वतों में गिना गया है। पारियात्र पर्वत को पश्चिमी विंध्य और अरावली की श्रृंखला से जोड़कर दिखा जाता है, जो आज के गुजरात, राजस्थान और मालवा तक विस्तार पाता था। इस पर्वतमाला के आसपास रहने वाले समुदायों को ही प्राचीन काल में पारियात्र कहा गया, जो जनजातीय स्वरूप में संगठित रहे हैं। महाभारत के सभा पर्वों में स्पष्ट वर्णन आता है कि युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के अवसर पर अर्जुन ने अपनी पश्चिम दिशा की विजय यात्रा के दौरान सिंधु, सोवीर, शक, पुलिंद, यवन और पारियात्र जैसे पर्वतीय जनों को युद्ध में पराजित कर उन्हें कर देने के लिए बाध्य किया था। यह इस बात का भी प्रमाण है कि पारियात्र जन एक स्वतंत्र योद्धा समुदाय के रूप में विख्यात थे, जिनकी अपनी सीमांत स्वायत्तता और युद्ध कौशल भी था। वे शूरवीर हैं, वे कर्मवीर हैं, वे निपुण योद्धा हैं, वे भारत का कुल हैं, वे भारतवंशी हैं जिन्हें लोक समाज ने भुला दिया है। ऐसे ही विस्मृत युग युगीन भारतवंशियों की खोज और पुनरान्वेषण से वैश्विक समुदाय का सुपरिचय करेंगे। वीर भारत न्यास के YouTube चैनल वीर भारत में।